वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 204 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 204 तक पहुँच सकते हो। इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था, बताइए। शिल्पाधिकारम जो संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, का लेखक कौन है? विष्णु स्वामिन नहीं है, पर्णर नहीं है, कारिकल नहीं है, इलंगो। इलंगो ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, शिल्पाधिकारम का लेखक जो है इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। इसका लेखक चोल नरेश कारिकल का पौत्र था। ठीक है, इस ग्रंथ से पुहार या कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कन्नंगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तो शिल्पाधिकारम क्या है? एक संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसका लेखक है इलंगो आडिगल। और इसमें किसकी कहानी है? कोवलन और कन्नंगी की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कौन है? कुलोत्तुंग प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता देकर सिंगल द्वीप की राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया कुलोत्तुंग प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार बिरप्पेरुमल के साथ जो है कर दिया। ठीक है, किसके साथ कर दिया? बिरप्पेरुमल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने प्रारंभ की थी जल सेना? राजराज प्रथम ने। तो चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परातंग द्वितीय का पुत्र कौन था? अरिमोलीवर्मन, जो 1985 में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा था। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक एवं महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम। राजराज ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप करानी शुरू कर दी तथा सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही हैं। तो सही पूछा है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परातंग प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कौंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेरों की नौसेना को कंडलूर में पराजित किया, कंडलूर में हरा दिया। राजेंद्र प्रथम एवं उनके पुत्र राजराज प्रथम एवं उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राजेंद्र प्रथम पुत्र था राजराज प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कहाँ स्थित है ये? बृहदेश्वर मंदिर में, लिंगराज मंदिर में, कंदरिया महादेव मंदिर में, लेपाक्षी मंदिर में? नंदी की भारी भरकम मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, किस मंदिर परिसर में है, बताइए? बृहदेश्वर मंदिर में। तो चोल साम्राज्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण
राज प्रथम के काल में हुआ था। ठीक है, भारत के मंदिरों में यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर दो द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है इसके नाम, तंजौर का शिव मंदिर, ठीक है, या राजराजेश्वर मंदिर, या फिर बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, राज प्रथम के काल में बना था ये, चोल काल का उत्कृष्ट नमूना है, द्रविड़ शैली का मंदिर है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। तो कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल एवं लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना जो है सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। कुरल की रचना किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एम्फोरा जार। एम्फोरा जार होता है एक छिद्रयुक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार, चित्रित धूसर जार या फिर काला और लाल मिट्टी का जार। प्राचीन काल में इसका उपयोग होता था एम्फोरा जार का। ये लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कुछ इस तरह से, एक हत्था यहाँ लगा रहता है इसका, एक हत्था यहाँ। तो देखिए एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब रखने के लिए किया जाता था। अरिकमेडु के उत्खनन से इस जार के अवशेष मिले हैं और ये जार रोम से आयातित किया जाता था। ठीक है, रोम से आयात किया जाता था ये दोनों तरफ हत्थे वाला जार, जिसका प्रयोग होता था तेल एवं शराब रखने के लिए। प्रयोग की जगह उपयोग ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तेल या शराब रखने के लिए इसका उपयोग होता था एम्फोरा जार का। देखें कैसा होता है ये है देखिए एम्फोरा जार, लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार। उस समय इसका उपयोग किस लिए? शराब रखने के लिए या फिर तेल रखने के लिए होता था। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं हम। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। तो चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया था। इसका स्पष्ट विवरण हमें कहाँ से मिलेगा? अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध रचना है, उस रचना का नाम है खजाइन उल फुतू। इससे रिलेटेड प्रश्न थंबनेल पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना से चोल साम्राज्य को की अंतिम पराजय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस तरह से तो प्रश्न मलिक काफूर के नाम से ही पूछा जा सकता है, या किस लेखक ने इसका विस्तृत विवरण दिया है कि चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने पराजित किया था या समाप्त किया था। ठीक है, या रचना का नाम बता दीजिए, खजाइन उल फुतू। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित हैं? कोरके, फुहार, तोंडी या मुशीरी। पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन कौन से हैं इस तट पर? तोंडी और मुशीरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न मंदिरों की सूची मिलती है। इसमें नोरा, तोंडी, मुशीरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन कौन से? नोरा, तोंडी, मुशीरी और नेलिसंडा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग या फिर मातवालिन। इस तरह के प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़े, ठीक है, तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, इनको छोड़ना ही औचित्य रहता है। ना फाहियान इसका उत्तर है, ना हुएनसांग इसका उत्तर है, ना इत्सिंग, इसका उत्तर है मातवालिन। कहीं से उठा लिया होगा, एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा हुआ यूपीपीसीएस में पहली बार। तो मातवालिन नामक एक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में
चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया होगा? तो बहुत सारे चीनी यात्रियों का नाम आपने सुना होगा, फाहियान, हुएनसांग, संयुगमन, इत्सिंग। ये मातवाली ने पहली बार पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अब 150 प्रश्न है, इसमें से 8 से 10 प्रश्न तो ऊटपटांग ही रहते हैं और 3 से 4 खतरनाक वाले ऊटपटांग जो समय बर्बाद करने के लिए ही दिए जाते हैं। हर जगह होता है ऐसा, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? कामसूत्र है वात्स्यायन की, मेघदूत है कालिदास की, ये दोनों की दोनों गुप्त काल की हैं। मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, ये भी गुप्त काल की है। अमरकोश है अमर सिंह की, ये भी गुप्त काल की है। ये अमरकोश और मेघदूत तो यूपीएससी में पूछी गई थी शायद हाल ही में, इस बार के पेपर में। यहाँ चारों के चारों उत्तर 1 2 3 4 डी हो जाएगा इसका आंसर। तो अमर सिंह द्वारा रचित रचना है अमरकोश, वात्स्यायन द्वारा रचित है कामसूत्र, कालिदास के द्वारा रचित है मेघदूत और मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन रचनाएं हैं। थंबनेल पर प्रश्न पूछा है तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मुद्रा राक्षस के सामने जो दंडेन लिखा है वो गलत है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। दंश कुमार चरित एक रचना है जिसके लेखक हैं दंडेन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से, कानून से या फिर समाज व्यवस्था से? मनुस्मृति समाज व्यवस्था से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मनुस्मृति जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं की रचना जो है मनु द्वारा की गई ही मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला महान एवं विधि निर्माता कौन है? भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता मनु। मनु की रचना है मनुस्मृति, भारतीय समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। आल्हा उदल का संबंध निम्नलिखित में से कहाँ से था? महोबा, चंदेरी, विदिशा, पन्ना। आल्हा उदल महोबा से, तो आल्हा उदल जो है महोबा से संबंधित थे। यह चंदेल शासक परमादिदेव के सेनानायक थे जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई की रचना, कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इन दोनों में होता है। और जगनिक की रचना है आल्हा खंड, उससे प्राप्त होता है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी का नाम है कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? बताइए, धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? रानी कुमार देवी थी गोविंद चंद्र गढ़वाल की। बोधगया, राजगृह, कुशीनगर या सारनाथ में बनवाया था। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी जो थी वो बौद्ध मतानुयायी थी और उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? किसने स्थापना की थी दिल्ली यानी दिल्ली शहर की? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर या चौहान? चौहान वंश नहीं था, बताइए कौन था? सोलंकी वंश भी नहीं था, परमार वंश भी नहीं था, तोमर वंश था। तो 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के आनंगपाल ने की थी। चंद्रप्रदाय की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।